ये एक कॉन्सेप्ट है, ठीक है? ये एक सोच है, ये एक तजर्बा है, ठीक है? जो कि इस मार्केट में इन्होंने इस चीज़ को डिज़ाइन किया, इस चीज़ को जज किया, इस चीज़ को देखा। जैसे हमने कैंडल स्टिक पढ़ा, ठीक है? कैंडल स्टिक में हम एक-एक कैंडल्स को पढ़ते रहे। आखिर ये कैंडल स्टिक भी तो किसी ने इस चीज़ पे गौर किया होगा, फिर इस चीज़ पे तजर्बे किए होंगे, एक्सपीरियंस हुआ होगा उनको, ठीक है? फिर उन्होंने नाम दिया होगा, ठीक है? कि कैंडल स्टिक, फिर सिंगल कैंडल स्टिक, डबल, ट्रिपल। तो ठीक है ना, आज का जो टॉपिक है ये एक मुकम्मल कोर्स होता है एसएमसी ट्रेडिंग की दुनिया में, क्योंकि कुछ लोग जो होते हैं ना उनकी जो स्ट्रेटेजी होती है वो एसएमसी बेस पे होती है। ठीक हो गया? ठीक हो गया। तो स्मार्ट मनी, यहाँ पर मैंने लिखा है कि स्मार्ट मनी रेफर्स टू द कैपिटल दैट इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, सेंट्रल बैंक्स, मैं ऐसे जूम करके दिखाता हूँ, ठीक है ना? ये सेंट्रल बैंक्स, ठीक है, एंड अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस आर प्रोफेशनल कंट्रोल्स। ये जो स्मार्ट मनी वर्ड यूज होता है ना, ये याद रखें, ये बैंक्स के लिए यूज होता है। ठीक हो गया? स्मार्ट मनी का जो वर्ड यूज होता है ये हमेशा आपने याद रखना है कि ये बैंक्स के लिए यूज होता है। यानी कि इस कॉन्सेप्ट के मुताबिक कि इस मार्केट में, इस स्टॉक मार्केट में, इस फॉरेक्स मार्केट में बैंक्स कब ट्रेड करते हैं, ठीक है? हमेशा याद रखें, इस मार्केट में जितनी भी इन्वेस्टमेंट है तकरीबन 90% इन्वेस्टमेंट बैंक्स और इंस्टीट्यूशन की है, जो बड़े बड़े इदारे हैं। ठीक हो गया? यानी कि ये टोटल मार्केट ही बैंक्स के इन्वेस्टमेंट पे ही चलती है। और हमेशा याद रखें, कभी भी बैंक एक ऐसी जगह पे इन्वेस्टमेंट नहीं करेगा जहां पर उसे नुकसान हो। अब इस मार्केट में बैंक्स जब ट्रेड कर रहे होते हैं तो रिटेलर्स को ये मैनिपुलेट कर रहे होते हैं, रिटेलर्स को ये ट्रैप कर रहे होते हैं, रिटेलर्स को ये फंसा रहे होते हैं। और जब रिटेलर्स को ये फंसाते हैं, रिटेलर्स कौन है? मैं हो गया, आप हो गए, ये टेलीग्राम ग्रुप्स हो गए, ये व्हाट्सएप के ग्रुप्स हो गए, इनमें मौजूद तमाम लोग जो ट्रेडिंग कर रहे हैं ये सारे रिटेलर्स हैं। ठीक है? तो रिटेलर्स को ट्रैप करके, इनसे स्मार्ट मनी कलेक्ट करके, ठीक है, हमारे अकाउंट वॉश करके, हमारे स्टॉप लॉस हिट करके मार्केट क्या करती है? बैंक्स को पैसा देती है। तो यहां पर मैंने जो लिखा है कि स्मार्ट मनी रेफर्स टू द कैपिटल दैट इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, जो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर हैं, यानी जो बड़े बड़े इदारे हैं, इनके जो इन्वेस्टर हैं, जो बहुत इंटरनेशनल लेवल पे जो इन्वेस्टर हैं, इस मार्केट में एलन मस्क का भी पैसा पड़ा होगा, इस मार्केट में बिल गेट्स भी ट्रेड कर रहा होगा, ठीक है? ऐसी बात नहीं है। अच्छा, सेंट्रल बैंक, सेंट्रल बैंक्स जो बड़े बड़े बैंक्स हैं, ठीक है ना, इंटरनेशनल बैंक्स जो हैं, एंड अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, और दूसरे जो फाइनेंशियल मालियाती इदारे हैं वो, और प्रोफेशनल कंट्रोल्स, प्रोफेशनल कंट्रोल्स का ये मतलब है जो प्रोफेशनल ट्रेडर्स हैं, ठीक है, जिनके 10-10 साल के, 15-15 साल के एक्सपीरियंस हैं और इस मार्केट में उन्होंने अपने बाल सफ़ेद कर दिए। तो स्मार्ट मनी एक कॉन्सेप्ट है, जो इस कॉन्सेप्ट के थ्रू इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, सेंट्रल बैंक्स, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन या फिर प्रोफेशनल ट्रेडर्स ट्रेड करते हैं और स्मार्ट मनी कलेक्ट करते हैं। ठीक है? Smart money is a collective force which has the ability to move markets। कह रहे कि स्मार्ट मनी एक कलेक्टिव, एक मतलब हम कहते हैं कि इकट्ठा होके धक्का लगाना किसी चीज को, ठीक है ना? तो एक कलेक्टिव फोर्स है स्मार्ट मनी जो है, यानी बैंक्स जो हैं, जो इंस्टीट्यूशन हैं, ठीक है, जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, जो प्रोफेशनल ट्रेडर्स हैं,
इसी को क्या कहते हैं? स्मार्ट मनी। कह रहा है स्मार्ट मनी इज अ कलेक्टिव फोर्स, ये एक फोर्स है, ये एक ताकत है, विच हैज द एबिलिटी टू मूव मार्केट्स, कि इनमें इतनी काबिलियत होती है कि ये मार्केट को, इनका जो पैसा होता है या इनकी जो इन्वेस्टमेंट होती है, ये मार्केट को मूव करने में मदद देते हैं। स्ट्रांग मूव जो मार्केट में आती है, ठीक है, या तो फिर एक बड़ा इन्वेस्टर जो है ना, एक हाई लेवल पे इन्वेस्टमेंट करके मार्केट में कोई कॉइन खरीदता है, तो वो कॉइन जो है ना बाय होने लगता है, मजीद जो है ना अपसाइड पे भागने लगता है। या तो फिर जो है ना जिस दिन न्यूज़ होती है, ठीक है, बैंक्स ओपन होते हैं, ठीक है, तो बैंक्स अपना पैसा मार्केट में इंजेक्ट करते हैं। तो यानी हमें कैसे पता चलेगा कि बैंक्स कहाँ कहाँ पे ट्रेडर्स को मैनिपुलेट करते हैं, कहाँ कहाँ पे इंड्यूस करते हैं? आगे हम इसमें पढ़ेंगे, इंड्यूसमेंट का टॉपिक भी पढ़ेंगे, ठीक है। अच्छा, स्मार्ट मनी इज अ कलेक्टिव फोर्स विच हैज द एबिलिटी टू मूव मार्केट। इट इज बिलीव्ड that smart money has a better chance of success than retail investors। कितनी आसान इंग्लिश में मैंने लिखा है कि इट इज बिलीव्ड, ये यकीन किया जाता है, ये तसव्वुर किया जाता है, दैट स्मार्ट मनी, स्मार्ट मनी मतलब बैंक्स, ठीक है, सेंट्रल बैंक्स, इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन या फिर प्रोफेशनल कंट्रोल। स्मार्ट मनी कह रहा है कि इट इज बिलीव्ड दैट स्मार्ट मनी हैज अ बेटर चांस ऑफ सक्सेस, कि स्मार्ट मनी जो है ये एक कामयाबी का जो है ना बेहतरीन चांस है, इज अ बेटर चांस ऑफ सक्सेस देन रिटेल इन्वेस्टर, बजाय इसके कि आप एक रिटेल इन्वेस्टर बने, रिटेलर बने मार्केट में। आप जो है ना स्मार्ट मनी के साथ अगर ट्रेड करते हैं तो इट इज अ बेटर चांस ऑफ सक्सेस। The concept of SMC in trading can be traced back to Michael J. Huddleston, who developed a program called the Inner Circle Trader ICT। पहले एक कॉन्सेप्ट तैयार किया गया था, एक एक प्रोग्राम तैयार किया गया था जिसका क्या नाम था? इनर सर्कल ट्रेडर आईसीटी। आप लोगों ने एक कॉन्सेप्ट का नाम सुना होगा कि लोग कहते हैं ये आईसीटी पे ट्रेड करता है, ये एसएमसी पे ट्रेड करता है। बेसिकली आईसीटी और एसएमसी दोनों एक ही चीज है, लेकिन ये एक गोरा है, माइकल जे हुडलस्टन, इसने एक प्रोग्राम बनाया था द इनर सर्कल ट्रेडर आईसीटी। ये एक उसने प्रोग्राम बनाया था, कोई उसने कोई फार्मूलाज डिजाइन किए होंगे। उस दिन भी मैंने आप लोगों को बताया था कि जो ट्रेडिंग है ये मैथमेटिकल फार्मूला से ही डिजाइन की गई है, ये जो कैंडल्स बनती है ये मैथमेटिकल फार्मूला से ही डिजाइन की गई है। तो उसने ये प्रोग्राम बनाया होगा, फिर जिसने ट्रेडिंग मार्केट डिजाइन किया होगा उसने ये प्रोग्राम इस पे अप्लाई किया होगा, और तब उसे समझ आया कि यार ये तो वाकई मार्केट बिल्कुल ऐसे ही मूव करती है। और फिर इन्होंने इसे नाम दिया एसएमसी का, स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट, ठीक है। स्मार्ट मनी की समझ आ गई कि स्मार्ट मनी बेसिकली बैंक, जो बैंक ट्रेड करते हैं मार्केट में उसे स्मार्ट मनी कहते हैं, जो इंस्टीट्यूशन ट्रेड करते हैं मार्केट में, बड़े बड़े इदारे जो ट्रेड करते हैं उसे स्मार्ट मनी कहते हैं। और स्मार्ट मनी में इतनी फोर्स है कि ये मार्केट को एक मूव के काबिल बनाती है, कि मार्केट को ये मजबूर करती है कि अब मार्केट ऊपर जाएगी या नीचे आएगी। आगे फिर लिखा है कि इट इज बिलीव्ड दैट स्मार्ट मनी हैज अ बेटर चांस ऑफ सक्सेस, कि अगर आप स्मार्ट मनी पे ट्रेड करते हैं तो ये यकीन किया जाता है कि आप कामयाब होंगे, रादर देन रिटेल इन्वेस्टर, बजाय इसके कि आप इन्वेस्टमेंट करें एज अ रिटेलर बने, कि आपको किसी चीज़ का पता ना हो, ठीक है ना। ये जो हम कहते हैं कि ट्रेडिंग को सीख के करना चाहिए, जो लोग नहीं सीखते, जिन्होंने फजूल ग्रुप ज्वाइन किए होते हैं, सारी जिंदगी किसी और के मोहताज होते हैं, ठीक है ना, तो वही तो रिटेलर्स हैं। यूट्यूब से दो तीन वीडियोस देख के खुद को ट्रेडर मानते हैं, या फिर एक दिन उन्होंने प्रॉफिट किया खुद को ट्रेडर मानते हैं, डायरेक्ट व्हाट्सएप ग्रुप बनाना शुरू करते हैं, लोगों को सिग्नल देना शुरू करते हैं, ठीक है, लोगों को लूटना शुरू करते हैं। तो ये क्या करते हैं? ये सारे रिटेलर्स हैं, अपने कोर्स बेचना शुरू करते हैं। मैंने लाइफ में फर्स्ट टाइम कोर्स लिखा है, ठीक है, ये जो आप लोगों के सामने पेज ओपन है, मैंने कभी जिंदगी में अपना कोर्स नहीं लिखा।
और ये सिर्फ मैंने आप लोगों के लिए लिखा है कि मैं अपना कोर्स बेचूंगा नहीं। कुछ लोग मैंने दोस्त हैं मेरे, ट्रेडर्स हैं, उन्होंने कोर्स बनाए हुए हैं। बस कोई आ गया, हाँ भाई हमारी कोर्स जो है वो 100, हमारा जो कोर्स है वो $100 का है, बस $100 दे दो, ये लो कोर्स। तो दिन में अगर 10 लोग भी उनसे लेते हैं तो इनकी दिहाड़ी तो लग गई, $1000 इन्होंने बना लिया। वो बेसिकली बात ये है कि इस चीज को हम सीखे, क्योंकि ये इंटरनेशनल बिजनेस है। ये गप नहीं है, हमने इसे गप बनाया हुआ है, ठीक है। हम बस बाय करो सेल करो, बस मजाक बनाया हुआ है, ठीक है। तो ऐसा भी नहीं है, लेकिन अगर एक दफा सीख गए ना, तो मेरे ख्याल में ये एक मजाक भी है, ठीक है। सो स्मार्ट मनी एक कॉन्सेप्ट है, ठीक है, इसे भी हम पढ़ेंगे, हम इसे इग्नोर नहीं करेंगे। चलें नेक्स्ट पेज की तरफ चलते हैं। अच्छा, एसएमसी में आज हमारा सबसे पहला जो टॉपिक है वो एक्सपेंशन एंड रिट्रेसमेंट, ठीक है। पहले जो हमने कोर्स पढ़ा है उसमें हम कैंडल स्टिक को पढ़ रहे थे, सिंगल कैंडल स्टिक, डबल कैंडल स्टिक, फिर चार्ट पैटर्न्स। और मेरी ये ख्वाहिश थी कि पहले मैं आप लोगों को वो कोर्स पढ़ाऊं, तभी तो आप लोगों को एसएमसी समझ में आएगा। तो वहां पर हमने कैंडल्स भी पढ़े, हमने बुलिश कैंडल्स पढ़े, बियरिश कैंडल्स पढ़े। अब आज एसएमसी में एक टॉपिक है एक्सपेंशन एंड रिट्रेसमेंट, ठीक है। यहां पर मैंने लिखा है कि एक्सपेंशन अकर्स व्हेन देयर इज एन इम्पल्स मूवमेंट टूवर्ड्स डायरेक्शन, ठीक है। एक्सपेंशन का क्या मतलब होता है ट्रेडिंग में, कि एक्सपेंशन मूव तब आती है व्हेन देयर इज एन इम्पल्स मूवमेंट टूवर्ड द डायरेक्शन, कि जब मार्केट जो है ना, एक मतलब एक जगह पे अगर मार्केट गई है, वहां से जब वो मुड़ती है, ठीक है, फिर अपने टारगेट पे रवां दवा होती है, तो इसे क्या कहते हैं, एक्सपेंशन। इसकी मैं मिसाल भी आप लोगों को समझाता हूं, आप लोगों को क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट है रिट्रेसमेंट, एक्सपेंशन एंड रिट्रेसमेंट, ठीक है, सही हो गया। एक्सपेंशन मैंने बताया कि अकर्स व्हेन देयर इज एन इम्पल्स मूवमेंट टूवर्ड्स डायरेक्शन, कि जब मार्केट एक जगह पे जाने के बाद जब वहां से मुड़ के वापस अपने टारगेट पे जाने लगती है, तो इट्स मीन कि वो एक्सपेंशन के रास्ते पे है, या फिर एक्सपेंशन को फॉलो कर रही है। नेक्स्ट है रिट्रेसमेंट। रिट्रेसमेंट तो मैंने आप लोगों को समझाया था, इज द करेक्शन मूवमेंट आफ्टर एन इम्पल्स मूवमेंट, कि जब मार्केट इम्पल्स मूव देती है, अपने टारगेट की तरफ पहुंच जाती है, जब वहां से वो मतलब रिवर्स होती है, तो इस रिवर्स को क्या कहते हैं, रिट्रेसमेंट। यहाँ पर मैंने अप ट्रेंड में एक चीज समझाई है, यहाँ पर मैंने एक मिसाल भी इसी में लिखा है, इसी कोर्स के इसमें, कि जब मार्केट एक अप ट्रेंड में होती है तो यूं मार्केट ऊपर जाती है। जब ये ऊपर गई तो इसे क्या कहेंगे, एक्सपेंशन, ठीक है। अपने टारगेट तक पहुंचने के बाद जब ये वापस मुड़ती है तो इसे क्या कहते हैं, रिट्रेसमेंट। रिट्रेसमेंट के बाद अगेन अगर ये यहाँ से वापस जाती है तो फिर ये क्या है, एक्सपेंशन। जब यहाँ से ये मुड़ती है तो इसे क्या कहते हैं, रिट्रेसमेंट। तो ये बस सिंपल, इतना रॉकेट साइंस इसमें नहीं है, ठीक है। तो एक अप ट्रेंड में एक्सपेंशन मतलब, एक एक्सपेंशन का मतलब ये है कि जब मार्केट अपने टारगेट की तरफ पहुंचती है, तो अप ट्रेंड में मार्केट का टारगेट क्या होता है, ऊपर जाना होता है ना। तो ऊपर जाने के लिए जब मार्केट अपना रास्ता इख्तियार करती है, उसे क्या कहते हैं, एक्सपेंशन। अब यहाँ पर रिट्रेसमेंट में मैंने लिखा है कि इज द करेक्शन मूवमेंट। ये एक करेक्शन मूवमेंट होती है। करेक्शन कहते हैं कि जब अपना टारगेट लेवल अचीव होता है, वहां से ऐसे रिवर्स होती है मार्केट, तो ये करेक्शन होती है आफ्टर एन इम्पल्स मूवमेंट। ये जो एक्सपेंशन मार्केट ने दिया, अप साइड पे गई, ये इम्पल्स मूव है। इम्पल्स इसको कहते हैं, ये मार्केट आई है ना, अब जब ये यहां से ऐसे बेंड हो रही है ना, ये क्या है, इम्पल्स है, ठीक है ना। ये क्या है, इम्पल्स है। अब ये जब यहां से मुड़ गई, ऊपर जाने लगी, तो ये क्या है, एक्सपेंशन है। और जब ये ऊपर पहुंच गई, अब ये मार्केट गिर गिर रही है, तो ये क्या है, रिट्रेसमेंट है, ठीक है। तो एक अप ट्रेंड में एक्सपेंशन हमेशा अपसाइड पे होता है, क्योंकि मार्केट का टारगेट ही अपसाइड पे होता है, और रिट्रेसमेंट डाउन साइड पे होता है, क्योंकि रिट्रेसमेंट हमेशा करेक्शन की सूरत में होता है। करेक्शन इस चीज को कहते हैं कि मिसाल के तौर पर मार्केट ऐसे ऊपर जा रही है ना, तो जब ये, वैसे हम कहते हैं ना कि मतलब मार्केट ने अब यहां तक आना है,
तो यहाँ तक आने के लिए मार्केट ऐसे जिग जैग जाती है, तो जिग जैग मूव में मार्केट जब ऐसे ऊपर जाती है तो एक दफा ऐसे करेक्शन लेती है, इसे क्या कहते हैं, करेक्शन। ठीक है ना, ये जो नीचे आ गई, अब यहाँ से फिर मार्केट ने क्या दिया, एक्सपेंशन, और देन ये अपना टारगेट इसने अचीव कर लिया। तो करेक्शन मूव हमेशा, रिट्रेसमेंट जो है वो करेक्शन ही है। ठीक है। तो एसएमसी के अकॉर्डिंग, चूंकि हम ये एसएमसी में पढ़ रहे हैं, सिंपल कोर्स में तो हमने ये पढ़ा था कि बस ये रिट्रेसमेंट है, मिसाल के तौर पर रेजिस्टेंस है, ब्रेकआउट दे रहा है, ठीक है, तो ये मार्केट गई सीधा निकली वापस मुड़ी, ये रिट्रेसमेंट मार्केट ने किया, ये ब्रेकआउट किया, हम ये कहते हैं। लेकिन एसएमसी वाले कहते हैं कि नहीं, ये एक्सपेंशन मूव है, ये रिट्रेसमेंट है। अब जब यहां से मार्केट जा रही है तो अगेन एक्सपेंशन है, फिर ये रिट्रेसमेंट है, फिर एक्सपेंशन है। तो एसएमसी में जो पहला हमारा टॉपिक है, एक्सपेंशन एंड रिट्रेसमेंट। इसी तरह डाउन ट्रेंड में जो एक्सपेंशन होता है, क्योंकि वो डाउन साइड पे होता है, मार्केट का टारगेट डाउन साइड पे होता है, तो पहले मार्केट यूं गिरती है, ये क्या बना, एक्सपेंशन, देन क्या बना, रिट्रेसमेंट, देन एक्सपेंशन। ठीक है। तो डाउन ट्रेंड में उल्टा होता है। ठीक है ना। तो इसलिए जो यहाँ पर मैंने लिखा है कि एक्सपेंशन अकर्स व्हेन देयर इज एन इम्पल्स मूवमेंट टूवर्ड्स द डायरेक्शन, अगर वो डायरेक्शन डाउन साइड पे है, तो मतलब जो उसकी मूवमेंट होगी डाउन साइड पे वही एक्सपेंशन कहलाएगी। और अगर उसका टारगेट वो एक अप ट्रेंड में है तो उसका जो एक्सपेंशन होगा वो अप साइड पे ही होगा, क्योंकि मार्केट अप साइड पे जा रही है। इसमें कोई क्वेश्चन है तो पूछें, मैं दोबारा ये फिर से रिपीट कर देता हूँ। नो सर, क्लियर है। चलें जी। इजी है ना, कोई मुश्किल तो नहीं है, इजी समझा रहा हूँ। जी जी सर, इजी है। ठीक है, सही है। बस मैंने ये जो कोर्स लिखा है ना, ये भी इजी इजी ही लिखा है इंशाल्लाह। और ये जो मैंने इंग्लिश में लिखा है, इसलिए मैं यहाँ पर जो है ना थोड़ा सा डिफाइन कर रहा हूँ कि ये इंग्लिश का ये मतलब है। ठीक है ना, कि व्हेन देयर इज एन इम्पल्स मूवमेंट टुवर्ड द डायरेक्शन, इम्पल्स का मैंने समझाया कि इम्पल्स से ये है कि ऊपर मार्केट गई, अब ये जो डाउन साइड पे है ये तो रिट्रेसमेंट हो गई। अब जब यहाँ से ये मुड़ने लगी है ना, ये इम्पल्स है। लेकिन जब ये ऊपर जाने लगी है तो ये क्या है, एक्सपेंशन है। ठीक है। तो इसलिए इस इंग्लिश का ये मतलब है कि इम्पल्स मूवमेंट टुवर्ड द डायरेक्शन, और रिट्रेसमेंट तो आपको पता है इज द करेक्शन मूवमेंट आफ्टर एन इम्पल्स मूवमेंट। ठीक है। अच्छा, ये तो हो गया टॉपिक नंबर वन। टॉपिक नंबर दूसरा जो है वो है फेबोनाची रिट्रेसमेंट। कल मैंने आप लोगों को बताया था कि मार्केट में एक टूल यूज किया जाता है जिसे कहते हैं फेबोनाची। ठीक है। फेबोनाची जब हम अपने चार्ट पे अप्लाई करते हैं तो फेबोनाची हमें लेवल्स देता है। ठीक है। फिबोनाची में अपने लेवल्स होते हैं, फिबोनाची आपको लेवल्स देता है कि कहाँ से कहाँ तक मार्केट जा सकती है, या फिर कहाँ से कहाँ तक रिट्रेस हो सकती है। बात एक ही है। ठीक है। तो यहाँ पर मैंने लिखा है कि फिबोनाची रिट्रेसमेंट यूज टू डिटरमाइन द एंड ऑफ द रिट्रैक्शन मूवमेंट, यूजुअली द प्राइस रिट्रैक्ट्स टू 50% और until 0.62%, 0.70%, 0.705% और 0.79% बिफोर अनदर इम्पल्स मूवमेंट अकर। ये सब कुछ समझाता हूँ, कोई मुश्किल नहीं है। ये जो मैंने 0.62% लिखा है या फिर 50% लिखा है, ये सब कुछ समझाता हूँ। यू कैन अप्लाई फिबो टूल ऑन डाउन ट्रेंड फ्रॉम टॉप टू बॉटम टू चेक फिबोनाची रिट्रेसमेंट लेवल्स। फिबोनाची इसी टॉपिक को यहीं पर ऐसे ठहरा रहने देते हैं, क्योंकि ये आपको ट्रेडिंग व्यू पे ही बेहतरीन तरीके से समझ में आएगा। अभी आपको समझ में नहीं आएगा तो ये जैसे ही हम अभी क्लास जो है ना, मैं ये कुछ टॉपिक पढ़ाऊँ तो ये उसके एंड में हम जो है ना फिर ट्रेडिंग व्यू की तरफ जाएंगे, और ट्रेडिंग व्यू पे हम फिबोनाची टूल यूज करेंगे, और वहां पर हम ये सारे लेवल देखेंगे कि इनका क्या मतलब है। और ये जो मैंने इंग्लिश लिखी है इसकी तब आपको समझ में समझ आ जाएगी। ठीक है। तो चलें अभी फिलहाल नेक्स्ट पढ़ते हैं। नेक्स्ट है लिक्विडिटी। ठीक है, छोटे छोटे टॉपिक हैं, ये समझाने लगा हूँ क्योंकि आगे ये चीजें मैं बार बार बोलूंगा कि लिक्विडिटी है, फिर मैं कहूंगा जो है ना फेबोनाची है, फिर मैं कहूंगा रिट्रेसमेंट है, ये एक्सपेंशन है, फिर आप कहोगे यार ये क्या बोल रहे हैं। ठीक है। लिक्विडिटी क्या है। ठीक है। यहाँ पर मैंने लिखा है कि इफ स्मार्ट मनी यानी बैंक्स वांट टू बाय अ करेंसी पेयर, they will need seller in the market
The existing facility to place these position is called in the market is called liquidity. समझाता हूँ। कह रहा है कि if smart money banks want to buy a currency pair, कि जब स्मार्ट मनी मैंने आप लोगों को अभी समझाया कि बैंक्स को कहते हैं, इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर को कहते हैं, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को कहते हैं, ठीक है। तो जब ये बड़े बड़े इदारे, बड़े बड़े बैंक्स जब किसी भी करेंसी पेयर को बाय करते हैं, इफ स्मार्ट मनी यानी बैंक्स वांट्स टू बाय अ करेंसी पेयर, दे विल नीड सेलर इन द मार्केट। जब बैंकर्स या फिर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन मार्केट में किसी भी करेंसी पेयर को वो बाय करते हैं, तो ऑफ कोर्स उन्हें सेलर्स की भी जरूरत होगी। क्यों होगी? क्योंकि जब वो अब उसी करेंसी को बाय करते हैं और जब मार्केट ऊपर चली जाती है, तो जाहिर है उन्होंने वही चीज जो है ना बेचनी होती है, तो उन्हें सेलर्स की जरूरत होती है, ठीक है। मार्केट में उन्हें सेलर्स की जरूरत होती है। द एग्जिस्टिंग फैसिलिटी टू प्लेस दीज पोजीशन इन द मार्केट इज कॉल्ड लिक्विडिटी। कह रहे हैं कि द एग्जिस्टिंग फैसिलिटी टू प्लेस दीज पोजीशन के वो जगह, वो एग्जिस्टिंग पॉइंट, वो एग्जिस्टिंग प्लेस जहां पर मार्केट, जहां पर स्मार्ट मनी अपने पोजीशन लगाती है। मतलब फॉर एग्जांपल मार्केट नीचे आ गई, ठीक है, सपोर्ट लेवल पे मार्केट आ गई, अब यहाँ पर स्मार्ट मनी वाले क्या करते हैं, ठीक है, यहाँ पर फॉर एग्जांपल उसने करेंसी को बाय कर दिया, मतलब उन्होंने बाय की ट्रेड पुट कर दी। तो मतलब जिस जगह पे इन्होंने अपने ऑर्डर पुट किए, ठीक है, इन द मार्केट, मार्केट में उसी जगह को हम क्या कहते हैं? लिक्विडिटी कहते हैं। लेकिन इस बात की गहराई तक अब हम बढ़ेंगे यहां पर। ठीक हो गया? मैं इधर आपको समझाता हूँ। मिसाल के तौर पर यहाँ पर ये एक सपोर्ट लेवल है, ठीक है। मार्केट जब ऊपर से गिर रही है, तो यहाँ पर रिटेलर्स क्या करते हैं? इस सपोर्ट से रिटेलर्स, अभी मैंने बताया कि रिटेलर्स कौन है, हम और आप हैं, या फिर वो लोग जो दो यूट्यूब वीडियोस देखकर खुद को ट्रेडर मान लेते हैं, या फिर वो लोग जो $20 कमाकर खुद को ट्रेडर मान लेते हैं, फिर व्हाट्सएप ग्रुप बनाते हैं, फिर कोर्स बेचना शुरू करते हैं, फिर ये जो है ना लोगों को धोखे देना शुरू करते हैं, ठीक है। तो क्या होता है कि यहाँ पर रिटेलर्स उसी करेंसी पेयर को बाय की ट्रेड्स लगा देते हैं। क्या करते हैं? बाय की ट्रेड्स लगा देते हैं। और स्टॉप लॉस क्या करते हैं? यहाँ नीचे लगा देते हैं, ठीक है। अब एक बात याद रखें, इस सपोर्ट लेवल पे बायर्स भी बैठे हैं और सेलर भी बैठे हैं। बायर्स जो है ना वो इसलिए बैठे हैं क्योंकि बायर्स को लगता है कि ये एक डिमांड जोन है, अभी यहाँ पर इस चीज की डिमांड हो रही है। ये तो हमने शुरू में कोर्स में पढ़ा था। लेकिन यहाँ पर सेलर इसलिए बैठे हैं कि अगर ये सपोर्ट लेवल ब्रेक हो गया तो हम यहाँ से सेल की एंट्रीज पुट कर देंगे। अब क्या होता है कि जब यहाँ पर रिटेलर्स बाय के ऑर्डर पुट करना शुरू करते हैं, तो मार्केट क्या करती है? इस सपोर्ट को ऐसे क्रॉस करती है। जब ये क्रॉस करती है तो यहाँ पर बायर्स के स्टॉप लॉस हिट करती है। और जब ये ऐसे नीचे आ जाती है तो यहाँ पर रिटेलर्स को ये लगता है, जो वो सेलर बैठे होते हैं, कि ये तो ब्रेकआउट हो गया है, ठीक है। सेलर क्या करते हैं? सेलर यहां से सेल करना शुरू करते हैं, ठीक है, क्योंकि मार्केट इतनी नीचे आ गई, उनको लगा कि अब तो मार्केट नीचे जाएगी, क्योंकि नीचे एक दूसरा सपोर्ट है, मार्केट अब यहां तक गिरेगी। यहां पर बैंक्स और इंस्टीट्यूशन क्या करते हैं? एंट्री मारते हैं, ठीक है। बैंक्स और इंस्टीट्यूशन क्या करते हैं? एंट्री मारते हैं। हमारी बात कर।
अच्छा, तो जब यहाँ पर बायर के स्टॉप लॉस हिट हो गए और सेलर ने तो चलो एंट्री ले ली, मार्केट तो थोड़ी नीचे आ गई। सेलर क्या करते हैं, सेलर यहाँ ऊपर स्टॉप लॉस लगा देते हैं। बैंक स्मार्ट मनी जो है वो यहाँ से करेंसी को क्या करते हैं, बाय कर लेते हैं। और मार्केट यहाँ से रिवर्स हो जाती है और सेलर के स्टॉप लॉस भी हिट कर लेते हैं, यानी मार्केट सेलर के स्टॉप लॉस भी हिट कर लेती है, जिसे हम कहते हैं कि फेक ब्रेकआउट हुआ है। लेकिन एसएमसी वाले कहते हैं कि लिक्विडिटी ग्रैब हुई है। क्या हुई है, लिक्विडिटी ग्रैब हुई है। ग्रैब का मतलब लिक्विडिटी यहां से मार्केट ने उठा ली है। लिक्विडिटी कहते हैं लिक्विडेट को, लिक्विडेशन कहते हैं वॉश होने को, जीरो होने को। यानी यहाँ पर मे भी लोगों के अकाउंट भी वॉश हुए होंगे, लोगों के स्टॉप लॉस भी हिट हो गए। तो यहाँ पर बायर्स के भी स्टॉप लॉस हिट हो गए, सेलर के भी स्टॉप लॉस हिट हो गए, और मार्केट ने इजीली बैंक्स एंड इंस्टीट्यूशन को पैसा दे दिया। ठीक हो गया, रिटेलर्स को फंसाया, रिटेल इन्वेस्टर से पैसा लिया, और मार्केट ने स्मार्ट मनी इन्वेस्टर को पैसा दे दिया। और मार्केट का हमेशा ये उसूल है। लेकिन अगर आप यहाँ पर बैंक्स के साथ ट्रेड ओपन करते हैं बाय की, तो आप ऑफ कोर्स प्रॉफिट में होंगे, आपके साथ मार्केट की दुश्मनी नहीं है। लेकिन मसला ये है कि हम मार्केट की ये गेम नहीं समझ पाते। ठीक है, तो ये यहाँ पर जो मैंने ये लिखी है ना कि इफ स्मार्ट मनी वांट टू बाय अ करेंसी पेयर दे विल नीड सेलर इन द मार्केट। सबसे पहले वो मार्केट में सेलर को देखते हैं। लेकिन आगे जो लिखा है कि द एग्जिस्टिंग फैसिलिटी टू प्लेस दिस पोजीशन, कि वो जगह जहां पर स्मार्ट मनी अपने पोजीशन पुट करती है, अपने ऑर्डर पुट करती है, उसी जगह को क्या कहते हैं, लिक्विडिटी कहते हैं। जैसे कि अभी मैंने समझाया कि ये जब सपोर्ट लेवल था, यहाँ पर बायर, मार्केट जब गिरी, यहाँ पर रिटेलर्स ने बाय किया, और स्टॉप लॉस यहाँ पर नीचे लगाया, तो मार्केट नीचे आ गई, बायर के स्टॉप लॉस हिट हो गए। और जब यहाँ पर सेलर बैठे थे, तो उनको ये लगा कि ये तो ब्रेकआउट हो गया है। उन्होंने जब सेल किया यहाँ से, ठीक है, तो उन्होंने स्टॉप लॉस ऊपर लगा लिए। स्मार्ट मनी यहाँ पर ट्रेड पुट करते हैं यहाँ से, और यहाँ से मार्केट रिवर्स होती है, सेलर को भी नुकसान में पुट करती है, और मार्केट अगेन ऊपर। और स्मार्ट मनी अपनी प्रॉफिट टेकिंग यहाँ पे कर लेते हैं। यहाँ तक क्लियर है? कोई क्वेश्चन है तो पूछें। यस सर, क्लियर है। ठीक है, अच्छा, लिक्विडिटी समझा रहा हूँ, ठीक है ना, क्योंकि ये आगे बार बार मैं बोलूंगा कि लिक्विडिटी, फिर आप कहोगे ये लिक्विडिटी क्या है। लिक्विडिटी का मतलब ये है कि जहां पर लोगों के स्टॉप लॉस हिट हुए हैं, जहां पर लोगों के अकाउंट वॉश हुए हैं, जहां पर ट्रेडर्स या रिटेलर्स मैनिपुलेट हुए हैं। मैनिपुलेशन को कहते हैं, सिंपल उर्दू में अगर बताओ ना, दिमाग खराबी को कहते हैं। ठीक है ना, जहां पर लोगों का दिमाग खराब हुआ। ठीक है, लिक्विडिटी, द लिक्विडिटी इज डिफाइंड बाय स्टॉप लॉसेस। देखिए वही बात है, ठीक है, मैंने यहाँ पर लिखा है, ठीक है, इंग्लिश में लिखा है, लेकिन इंशाल्लाह ये इजी है, आप लोगों को समझ में आएगी। ठीक है, द लिक्विडिटी इज डिफाइंड बाय स्टॉप लॉसेस। लिक्विडिटी को हमेशा स्टॉप लॉस के जरिए ही डिफाइन किया जाता है। अभी मैंने आपको बताया कि लिक्विडिटी वो जगह है जहां पर लोगों के, जहां पर बायर्स और सेलर के स्टॉप लॉस हिट हुए होते हैं। The liquidity is defined by stop losses. Where the stop losses exist is where the liquidity also exists. Smart money need to activate the stop losses of existing order in the market so that they can place their position in the market. वही बात है कि the liquidity is defined by stop losses. Where the stop losses exist, जहां से लिक्विडिटी मार्केट ने उठाई होती है, तो कैंडल्स वहां पर क्या करती हैं, विक लगाती हैं। कैंडल्स क्या करती हैं उस जगह पे, विक लगाना शुरू करती हैं, लंबे लंबे विक्स। ये तो सपोर्ट है, सपोर्ट से नीचे जो ये कैंडल्स गुजरी हैं, तो ये लिक्विडिटी है असल। और हम कहते हैं कि ये तो हैमर बना है, अब तो मार्केट ऊपर जाएगी।
तो हैमर बनने पे मार्केट क्यों ऊपर जाती है? वो इसलिए जाती है। या फिर ड्रैगन फ्लाई डॉजी के बनने पे क्यों मार्केट ऊपर जाती है? वो इसलिए जाती है कि नीचे से लिक्विडिटी उठाती है, ठीक है ना, नीचे से लोगों के स्टॉप लॉस हिट करती है, अकाउंट वॉश करती है, बहुत सारे धंधे करके मार्केट ऊपर चल पड़ती है। तो यहाँ पर मैंने लिखा है कि वेयर द स्टॉप लॉसेस एग्जिस्ट, लिक्विडिटी हमें ये बताती है कि कहाँ पर लोगों के स्टॉप लॉस एग्जिस्ट है। यानी कि अगर ये सपोर्ट लेवल था और एक कैंडल यहाँ पर बनी है और इसने यहाँ पर विक लगाई है, तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पर जितने भी बायर्स थे, ठीक है, जिन्होंने बाय किया था, उन सब के स्टॉप लॉस तकरीबन लगभग यहाँ 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 पर ये इन्हीं जगहों पे स्टॉप लॉस मौजूद थे उनके। ठीक हो गया? तो ये वो जगह है जहां पर लिक्विडिटी पड़ी है। ठीक है, ये क्या है लिक्विडिटी? और हमेशा याद रखें, जिस साइड से भी मार्केट लिक्विडिटी ग्रैब करती है, अगर नीचे से लिक्विडिटी उठाती है, तो ये कंफर्म मूव होती है कि अब मार्केट ने ऊपर जाना है, क्योंकि यहाँ पर मार्केट ने अब जो है ना रिटेलर से पैसा ले लिया है। अब ये जो ऊपर मार्केट जाएगी वो टोटली बैंक जो है ना स्मार्ट मनी के इन्वेस्टमेंट पे ही जाएगी। तो आप अगर स्मार्ट मनी के साथ बाय की ट्रेड ओपन कर लेते हैं तो ऑफ कोर्स आप प्रॉफिट में होते हैं। अच्छा, स्मार्ट मनी नीड टू एक्टिवेट द स्टॉप लॉसेस ऑफ एग्जिस्टिंग ऑर्डर। स्मार्ट मनी क्या करती है कि जो स्टॉप लॉसेस होते हैं, जो लोगों ने जो लोगों के जो स्टॉप लॉसेस होते हैं, यानी कि जिसने बाय किया था यहाँ सपोर्ट लेवल से, जो यहाँ नीचे लोगों के स्टॉप लॉसेस होते हैं, ये क्या करती है? एक्टिवेट द स्टॉप लॉसेस ऑफ एग्जिस्टिंग ऑर्डर। ये क्या करती है? वो स्टॉप लॉसेस हिट करती है, ठीक है, इन द मार्केट, मार्केट में, सो दैट दे कैन प्लेस देयर पोजीशन इन द मार्केट, और इसी जगह पे वो अपने ऑर्डर पुट करते हैं। यानी रिटेलर इधर ऊपर से बाय करते हैं और स्मार्ट मनी यहाँ से बाय करने लगती है और मार्केट ऊपर चल पड़ती है। और मार्केट इसलिए भी ऊपर चल पड़ती है कि अभी मैंने आप लोगों को बताया शुरू में जब एसएमसी की हम डेफिनेशन कर रहे थे कि स्मार्ट मनी में इतनी एबिलिटी है कि ये क्या करती है? मार्केट को मूवमेंट देती है। तो ऑफ कोर्स ये मार्केट को मूवमेंट देती है। ठीक है, अच्छा, आगे मैंने लिखा है कि द बैंक्स मैनिपुलेट द प्राइस बिकॉज ऑफ लिक्विडिटी। बैंक्स क्या करते हैं? प्राइस को मैनिपुलेट करते हैं बिकॉज ऑफ लिक्विडिटी। बट व्हाई? Banks negotiate large trading volume and sometimes find it difficult to find the other side of their trades, so they manipulate the price so that they have their position in the market. What is manipulation? ये मैनिपुलेशन का क्या मतलब है? कि बैंक्स प्राइस को मैनिपुलेट करते हैं। अगर आप गोल्ड पे ट्रेड कर रहे हैं तो बैंक्स गोल्ड को मैनिपुलेट कर रहे हैं। कैसे? मिसाल के तौर पर ये एक सपोर्ट लेवल है, ठीक है, मार्केट क्या करती है? जब यहाँ पर आती है तो पहले ऐसे गुजर जाती है, फिर ऊपर आ जाती है। अब रिटेलर्स क्या करते हैं? पहले उन्हें लगता है कि ये फेक ब्रेकआउट है, दोबारा मार्केट ऐसे नीचे आने लगती है, फिर ऊपर चली जाती है, फिर नीचे आती है, फिर ऊपर जाती है, फिर नीचे आती है, फिर ऊपर आती है। रिटेलर्स को ये लगता है कि ये तो मार्केट ने कंसोलिडेशन करना शुरू कर दिए, अब तो प्राइस नीचे जाएगी। लेकिन असल में ये आपको मैनिपुलेट, प्राइस को मैनिपुलेट कर रही थी, ठीक है ना। हम कहते हैं यार मार्केट क्यों इतनी उल्टी सीधी भाग रही है? या फिर जब सपोर्ट लेवल के पास आती है तो वो कैंडल को देखे यूं 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 ऐसे करती, ऊपर अप डाउन अप डाउन अप डाउन यूं यूं होती है, ठीक है ना। तो वो जो अप डाउन करती है, असल में वो प्राइस की मैनिपुलेशन हो रही होती है। आ गया समझ? तो आपने क्या करना है? रिटेलर्स क्या करते हैं? मिसाल के तौर पर कैंडल आई नीचे, वो यहाँ से बाय करते हैं, ठीक है, यहाँ पर ये विक छोड़ती है, यहाँ तक आती है, प्रॉफिट बुक करते हैं, फिर मार्केट नीचे आती है, फिर वो बाय करते हैं, फिर यहाँ पर मार्केट उसे फंसाते हैं। अब आपने कैसे ट्रेड ओपन करनी है? चूंकि यहाँ पर सपोर्ट लेवल पे अभी मैनिपुलेशन शुरू है, कभी तो कैंडल नीचे विक लगा रही है, कभी तो ऊपर जाती है, कभी तो नीचे बॉडी लगाती है, फिर विक लगाती है, फिर बॉडी लगाती है, फिर विक लगाती है, बार बार ये काम हो रहा है। लेकिन कोई क्लियर डायरेक्शन अभी क्लियर नहीं हुआ कि मार्केट क्या ब्रेकआउट दे रही है या ऊपर जा रही है। तो जब यहाँ पर मार्केट मैनिपुलेशन दे दे तो आपने ट्रेड आफ्टर मैनिपुलेशन ओपन करनी है। कि जब मार्केट मैनिपुलेशन कंप्लीट करे
अगर मैनिपुलेशन इसने दे दी और मार्केट नीचे आ गई तो इसका मतलब यह है कि यहाँ पर बायर्स को बहुत ज्यादा मैनिपुलेट किया। और अगर मार्केट यहाँ से रिवर्स होती है तो यहाँ पर बायर्स और सेलर दोनों के स्टॉप लॉस भी हिट किए और मैनिपुलेट भी किए। तो जैसे ही एक डायरेक्शन क्लियर हो आपने उस डायरेक्शन पे ट्रेड लगा देनी है। तो इसलिए यहाँ पर कह रहे हैं कि द बैंक्स मैनिपुलेट द प्राइस बिकॉज ऑफ लिक्विडिटी। क्योंकि लिक्विडिटी की वजह से क्या होता है कि जब यहाँ पर सपोर्ट लेवल पे जब आपने बाय किया होता है तो किसी ने स्टॉप लॉस बिल्कुल करीब दिया होता है, लेकिन किसी ने स्टॉप लॉस यहाँ पर दिया होता है नीचे। अक्सर लोगों ने यहाँ नीचे दिए होते हैं, किसी ने इधर करीब दिए होते हैं, तो पहली फुर्सत में तो ये स्टॉप लॉस उड़ गया। फिर यहाँ पर मार्केट ऊपर जाती है, फिर नीचे आती है, फिर ऊपर होती है, फिर नीचे आती है, फिर ऊपर होती है, फिर इनके स्टॉप लॉस हिट करके फिर ऊपर चली जाती है। मतलब अभी तक मार्केट ने सही लिक्विडिटी नहीं ली मार्केट से। तो इस स्टॉप लॉस को हिट करने के लिए प्राइस दोबारा रिवर्स होती है, फिर प्राइस ट्रिगर होती है, तब यहां तक पहुंच आती है। क्योंकि ये स्टॉप लॉस एक बड़े फासले पे थे। और हमेशा याद रखें कि मार्केट की मिसाल एक ऐसे है जैसे एक तीर अंदाज तीर खींचता है और एक डायरेक्शन पे जब वो फेंकता है तो पहले तीर को ऐसे पीछे से खींच के ऐसे फेंकता है, तो वो जितना जोर से पीछे खींचेगा नेक्स्ट जो उसकी अपोजिट डायरेक्शन होगी उतनी ही स्पीड से जो है ना तीर लगेगा। तो अगर मार्केट एक रेजिस्टेंस लेवल को ब्रेक कर रही है तो सबसे पहले वो यहां पर लग के सीधा ब्रेक नहीं करेगी, बल्कि यहाँ पर करेक्शन देगी, जो अभी मैंने आप लोगों को पढ़ाया, एक रिट्रेसमेंट देगी, दोबारा इस पे अटैक करेगी। लेकिन अगर दोबारा भी इसे ब्रेक नहीं किया तो एक दफा यहां तक करेक्शन देगी, अब इस पे जो अटैक करेगी, क्योंकि यहां से ये लिक्विडिटी लेगी। और मार्केट जब यहां से लिक्विडिटी लेती है तो अपने पास अपने मतलब एक पावर लेती है, तब जो है ना वो एक अटैक करती है। और इसकी मिसाल मैं H1 टाइम फ्रेम पे गोल्ड पे आप लोगों को मैं दिखाना चाहूंगा। ये तकरीबन मेरे ख्याल में जुम्मे वाले दिन या फिर जुमेलात फ्राइडे वाले दिन हुआ है, ठीक है। से इसका ये लेवल जब ब्रेक हो रहा था, 1 मिनट, ये 2600, ये 2685 का जब लेवल ब्रेक हो रहा था, ठीक है, जो पुराना ऑल टाइम हाई था, ठीक है, पुराना ऑल टाइम हाई था मार्केट का। सॉरी यहाँ पर ये एक वो लगा हुआ है इंडिकेटर बार, इस पे ज्यादा फोकस ना करें। मैं 1 मिनट में दूसरा चार्ट ओपन करता हूँ। हम्म, ये रेजिस्टेंस लेवल था। यहाँ पर मार्केट एक पैटर्न डिजाइन कर रही थी, ठीक है ना, असेंडिंग ट्राइंगल। असेंडिंग ट्राइंगल के लिए जरूरी यह था कि अब मार्केट क्या करेगी, इस रेजिस्टेंस लेवल को ब्रेक करेगी। देखें, फर्स्ट टाइम जब मार्केट इस लेवल पे लगी थी 2685 पे, तो कितनी खूबसूरती से सेलिंग दे दी, यानी मार्केट ने यहाँ पर रिटेलर्स को अच्छा खासा पैसा दे दिया। अगेन जब मार्केट दोबारा इसी रेजिस्टेंस पे लगी तो एग्जैक्ट वहीं से जहां से रिटेलर्स के ऑर्डर्स पड़े थे वहां पर मार्केट ने पैसा दे दिया। नेक्स्ट दोबारा यहां पर जब मार्केट लगी तो फिर मार्केट ने रिटेलर्स को पैसा दे दिया, ठीक है। मार्केट आपको एक नशे का आदी बना लेती है, ठीक है ना। अब रिटेलर्स को तो मजा आ गया सेल के ऑर्डर पुट करते करते। यहाँ पर मार्केट ने टेक्निकली एक पैटर्न जब मैंने देखा तो एक पैटर्न डिजाइन हो गया था, ठीक है। अब क्या होता है कि जब ये बुलिश कैंडल जब इसने इस 2685 पे अटैक किया तो ये तकरीबन 30% बार क्लोज हो गई या फिर 20%,
ठीक है। यहाँ पर कुछ कुछ जो रिटेलर्स थे उनको लगा कि ब्रेकआउट हुआ है, बाय कर लो। बेशक मार्केट बाय में थी, इसमें कोई शक नहीं कि हम खुद भी चिल्ला रहे थे कि मार्केट 2727 तक, 2725 तक, 2740 तक जा सकती है, और वहां तक 2725 तक आई थिंक पहुंच चुकी है। लेकिन जिसने यहाँ पर बाय किया ना, मार्केट यहाँ से रिवर्स होती है। ठीक है। रिवर्स होते 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 मार्केट को ये सेटिस्फाई हुआ कि बायर्स के स्टॉप लॉस यहाँ 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 कहीं पर है, तो ये एक बियरिश कैंडल क्लोज हो गई और मार्केट ने एक दूसरी कैंडल दे दी और ये कैंडल यहाँ तक आ जाती है। जब यहाँ तक ये कैंडल आ गई तो इस कैंडल ने यहाँ से लिक्विडिटी उठाना शुरू कर दी। ये ठीक है। ये जब लिक्विडिटी इसने उठाई, जिस जगह पे मार्केट को रियलाइज हुआ कि ये वो आखिरी चोंच है जहां पर मुकम्मल बायर्स के स्टॉप लॉस पड़े हैं, तो मार्केट ने खुद को मुतमईन कर लिया कि बस अब हमारे पास जो पैसा आया है वो इस लेवल को तोड़ने के लिए काफी है। तो देखें, प्राइस एक दफा दोबारा रिट्रेस हुई है, यहां पर गई है, ठीक है, वापस आई है। जब वापस आई है तो यहाँ पर बैंक्स एंड इंस्टीट्यूशंस ने इसी गोल्ड को बाय करना शुरू कर दिया, और यहाँ पर कैंडल भी, लेकिन रिटेलर्स फिर भी जो है ना एंट्री यहाँ से लेंगे, क्योंकि जब उनके सामने ये कैंडल बनेगी तो उन्हें लगेगा कि यार ये तो ड्रैगन फ्लाई डाजी बनी है जो हमने पढ़ी है। ठीक है। लेकिन बैंक्स एंड इंस्टीट्यूशन ने यहाँ पर ही बाय के ऑर्डर्स लगा दिए थे। बहरहाल हम डायरेक्शन में तो सही में बैठे हैं ना, बाय साइड। अब जब इस बार अटैक होता है तो ये यहाँ पर जो है ना ब्रेकआउट, फिर ये इसकी कैंडल ने जो विक लगाया, ये रिट्रेसमेंट, मार्केट ऊपर, मार्केट ने बैंक्स एंड इंस्टीट्यूशन को पैसा दे दिया। ठीक है। तो ये वो मैनिपुलेशन पॉइंट है कि जब इसने पहली दफा ब्रेकआउट दिया, फिर अंदर मार्केट आ गई, तो यहां पर बायर्स को मैनिपुलेट किया मार्केट ने। ठीक है। मार्केट ने क्या किया, बायर्स को मैनिपुलेट किया। लेकिन आपकी ट्रेड बाय की बेशक यहां पर सही थी, लेकिन आपकी ट्रेड आफ्टर मैनिपुलेशन के, ये मैनिपुलेशन खत्म हो, मार्केट नीचे आई, लिक्विडिटी उठाई, अब आप अगर बाय कर लो तो वो सुकून की ट्रेड है। ठीक हो गया। तो आफ्टर मैनिपुलेशन आपको ट्रेड ओपन करनी चाहिए। अब यहाँ पर एक और काम भी हुआ है कि जब मैंने मार्केट को देखा है, तो जब ये पैटर्न डिजाइन हो रहा था तो मैंने यहाँ पर देखा है कि हायर लो मार्केट लगा रही है। ये हायर हाई, हायर लो, फिर ये हायर हाई, हायर लो, है क्या नहीं इस तरह। जब यहाँ पर मुझे लगा कि यार मार्केट ने तो इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करना शुरू कर दिया यार, क्योंकि कोर रिटेल सेल का डेटा पॉजिटिव आया था। तो पॉजिटिव डेटा के मुताबिक रिटेलर्स को लगा कि यार अब तो मार्केट ये धड़ास करके यहाँ तक गिरेगी, क्योंकि डेटा पॉजिटिव है, पॉजिटिव डेटा से गोल्ड सेल होता है। लेकिन अगेन मार्केट ने यहाँ पर सेलर को भी ट्रैप किया। वही बात है कि ये वो कैंडल है जिसमें लिक्विडिटी पड़ी है, और फिर मार्केट कितनी खूबसूरती से फिर भी एक दफा रिट्रेस दिया, फिर मार्केट ऊपर। ठीक है। तो ये जो मैं आप लोगों को ये टॉपिक पढ़ा रहा हूँ लिक्विडिटी के, द बैंक्स मैनिपुलेट द प्राइस बिकॉज ऑफ लिक्विडिटी, बट वाई बैंक्स नेगोशिएट लार्ज ट्रेडिंग वॉल्यूम, के बैंक्स के पास बहुत बड़ी ट्रेडिंग वॉल्यूम होती है, एंड सम टाइम फाइंड इन डिफिकल्ट, कभी कभी ये मुश्किल होता है, टू फाइंड द अदर साइड ऑफ दियर ट्रेड्स, कि हमें मतलब कभी कभी बहुत मुश्किल होती है मार्केट के, हमें जो है ना इनके अदर साइड जो मतलब जो इनके ट्रेड्स हैं इनका पता चल सके। ठीक है। तो ये मार्केट क्या करती है, तो आपको कैसे पता चलेगा कि जब मार्केट मुश्किल हो, मुश्किल बन जाती है और आपको पता नहीं चलता कि बैंक्स एंड इंस्टीट्यूशन कब ट्रेड ओपन करेंगे ताकि मैं उनके साथ ट्रेड ओपन करूं, तो यहाँ पर आपने क्या करना है कि आपने मैनिपुलेशन का वेट करना है। इसी दौरान मार्केट क्या करती है, स्मार्ट मनी क्या करती है, प्राइस को मैनिपुलेट करना शुरू करती है। सो दे मैनिपुलेट द प्राइस सो दैट दे कैन हैव दियर पोजीशन इन द मार्केट। उसके बाद वो मार्केट में जब अपने पोजीशन लगाते हैं तो मार्केट बहुत ही खूबसूरत अंदाज से फिर बाय या सेल हो जाती है। लिक्विडिटी की समझ आ गई? कोई क्वेश्चन है किसी का? जी सर, क्लियर है। चलो ठीक है।
नेक्स्ट है, बस एक लिक्विडिटी के टाइप जो है ना ये पढ़ लेते हैं, इसको थोड़ा समझते हैं। लिक्विडिटी टाइप्स हैं इन फॉरेक्स मार्केट, देयर आर टू टाइप्स ऑफ लिक्विडिटी। फॉरेक्स मार्केट में दो टाइप के लिक्विडिटी होते हैं। एक है बाय स्टॉप लिक्विडिटी, यानी बाय साइड लिक्विडिटी भी इसे कह सकते हैं, बाय स्टॉप लिक्विडिटी भी कह सकते हैं, सेल स्टॉप लिक्विडिटी या फिर सेल साइड लिक्विडिटी भी। तो शॉर्टकट इसे BSL लिखते हैं। बाय साइड लिक्विडिटी को जो स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट वाले जो ट्रेडर होते हैं वो जब चार्ट को एनालाइज करते हैं तो उन्होंने शॉर्टकट ऊपर लिखा होता है कि BSL। तो आपने समझ जाना है कि ये वो जगह है जहां पर बाय साइड पे लिक्विडिटी हुई है, यानी कि मार्केट ने बाय साइड पे लिक्विडिटी ली है, यानी बायर्स के स्टॉप लॉस लिए हैं और मार्केट सेल हुई है। जिस जगह पे BSL बनेगा वहां से मार्केट सेल होगी। जिस जगह पे SSL बनेगा, सेल साइड लिक्विडिटी बनेगी, सेल स्टॉप। बाय स्टॉप का मतलब है, स्टॉप्स का मतलब है स्टॉप लॉस, यानी बायर्स के स्टॉप लॉस हिट करने के बाद मार्केट सेल साइड पे जाती है और मार्केट सेलर के स्टॉप लॉस हिट करने के बाद मार्केट बाय साइड पे जाती है। तो जहां पर उन्होंने लिखा होता है SSL, तो हमेशा मार्केट में SSL जो होता है वो नीचे साइड पे बनता है और मार्केट में BSL जो होता है वो अप साइड पे बनता है। तो लिक्विडिटी के दो टाइप्स हैं, एक है बाय स्टॉप लिक्विडिटी और एक है सेल स्टॉप लिक्विडिटी। अच्छा, बाय स्टॉप लिक्विडिटी, द BSL is originated by stop losses of sell order. After the BSL is taken, the market reverses to the downside because bank use the BSL to place sell order in the market. कितनी खूबसूरत बात की है कि कह रहे हैं कि the BSL is originated by stop losses of sell order। कि BSL जो होता है ये स्टॉप लॉस से, ठीक है, बनता है, ठीक है, ऑफ सेल ऑर्डर। जो सेल ऑर्डर्स होते हैं, ठीक है, जो लोगों ने सेल ऑर्डर्स लगाए होते हैं मार्केट में, मतलब मार्केट एक रेजिस्टेंस लेवल पे मौजूद है, अब यहाँ पर सेलर ने भी स्टॉप लॉस लगाए हैं और बायर्स ने भी बाय किया हुआ है कि यार ये रेजिस्टेंस तो ब्रेक हो रहा है, ठीक हो गया। लेकिन BSL तब बनेगा जब वहां पर कैंडल्स लंबी लंबी विक लगाना शुरू करेगी। लिक्विडिटी तो तब ग्रेब होती है ना कि जब प्राइस मैनिपुलेट होती है बैंक्स के जरिए, जब प्राइस मैनिपुलेट होती है तो प्राइस क्या करती है, वहां पर लिक्विडिटी ग्रैब करना शुरू करती है, स्टॉप लॉस हिट करती है। जब मार्केट स्टॉप लॉस हिट करती है तो हमें कैंडल्स ही बता रही होती हैं कि कैंडल्स विक लगाना शुरू करती है, ठीक है ना। तो रेजिस्टेंस लेवल पे जब अप साइड पे विक्स बनना शुरू होती हैं तो इट्स मीन के बाय स्टॉप, मतलब बाय साइड पे जो है ना लिक्विडिटी ग्रैब हुई है, यानी सेलर के स्टॉप लॉस हिट हो गए हैं, ठीक है। सेलर के भी स्टॉप लॉस हिट होते हैं, बायर्स को भी मैनिपुलेट किया जाता है, बायर्स के भी स्टॉप लॉस, क्योंकि रेजिस्टेंस लेवल पे जब मार्केट जाती है तो यहाँ पर जब मार्केट आती है तो रिटेलर्स यहाँ से सेल करते हैं, स्टॉप लॉस इधर लगाते हैं। मार्केट ऊपर जाके पहले इसके स्टॉप लॉस हिट करती है और यहाँ पर बायर्स को लगता है कि ये तो ब्रेकआउट हो गया, बायर यहाँ से बाय करते हैं और स्टॉप लॉस नीचे लगाते हैं। मार्केट रिवर्स होती है, बायर के भी स्टॉप लॉस ले लेती है और फिर नीचे शुरू, ठीक है। तो इसलिए कह रहा है कि द मार्केट रिवर्सेस टू द डाउन साइड। मार्केट क्या होती है कि नीचे रिवर्स होती है डाउन साइड, बिकॉज बैंक यूज BSL के, बैंक्स क्या करते हैं BSL का इस्तेमाल करते हैं, यानी बाय साइड से लिक्विडिटी उठा लेते हैं टू प्लेस सेल ऑर्डर, और खुद ये सेल के ऑर्डर पुट करते हैं इन द मार्केट में, ठीक है। व्हाट टू फोकस ऑन फॉर BSL के, BSL के लिए आपको किस चीज पे फोकस करना होगा, यानी BSL को जज करने के लिए, BSL को एनालाइज करने के लिए, बाय साइड लिक्विडिटी को देखने के लिए आपको किस चीज पे फोकस करना होता है। सबसे पहले आपको फोकस करना है PMH, प्रीवियस मंथ हाई। अगर आप मंथली टाइम फ्रेम को एनालाइज कर रहे हैं तो आपने पिछले महीने की जो कैंडल बनी है, ठीक है, उसकी जो उसका जो हाई है, उसका जो टॉप वाला विक है, उसे आपने क्या करना है, देखना है। PWH बनता है प्रीवियस वीक हाई। अगर आप वीकली टाइम फ्रेम पे आते हैं, एनालाइज करते हैं, तो पिछले हफ्ते में जो हाई लगा था आपने उस कैंडल के का जो टॉप है ना उसे मार्क कर लेना है। PDH प्रीवियस डे हाई, आपने अगर डेली टाइम फ्रेम पे एनालाइज करना है तो पिछले
दिन में जो हाई बना था, यानी कल के दिन जो कैंडल ने हाई लगाया था, आपने उसे मार कर लेना है। एच और डी, हाई ऑफ द डे, के आज के दिन जो सबसे हाई लगा है, ठीक है, आपने उसे देखना है, उसे ऐसे मार करना है रेजिस्टेंस के तौर। ओल्ड हाई, ठीक है ना। या फिर आपने पुराना हाई भी देखना है कि यार मिसाल के तौर पर गोल्ड में एक ऑल टाइम हाई लगा है 2725 का, मार्केट नीचे आई है 2700 पे, तो फिर मार्केट ने एक दूसरा हाई लगाया 2720 पे, तो ओल्ड हाई 2725 हुआ, नया हाई जो है ना 2720 हो गया, ठीक है। तो इसी तरह आपने ऊपर से ये लेवल मार्क कर लेने हैं, ठीक है ना। तो ये मैं आपको समझाता हूँ। इक्वल हाईज या फिर रिटेल रेजिस्टेंस, इक्वल हाई को भी देखना है। इक्वल हाई का मतलब ये है कि मार्केट जो है ना, मिसाल के तौर पर ये रेजिस्टेंस है, यहाँ पर आई है, फिर यहाँ से गिरी है, जैसे ही दोबारा इस जगह पे आई है तो दोबारा भी इस जगह से गिरी है, तो ये इक्वल हाई लगे हैं। यानी रिटेलर्स का ये मानना है कि ये जो है ना एक रेजिस्टेंस है। तीसरी दफा अगर मार्केट आई तो मैं यहाँ से सेल करूंगा, लेकिन तीसरी दफा मार्केट ऐसे ऊपर जाती है, फिर गिरती है और यहाँ से बीएसएल लेती है, और यहाँ पर रिटेलर्स की धुलाई होती है, ठीक है। इसकी मिसाल मैंने आगे दी है कि ये देखें, मिसाल के तौर पर मार्केट ये देखें यहाँ से ऊपर गई है, ठीक है, ये इसने हाई लगाया। मिसाल के तौर पर ये नीचे मैंने लिखा है कि या तो ये हाई प्रीवियस मंथ हाई है, पीएमएच है, या तो प्रीवियस वीक हाई है, पीडब्ल्यूएच है, या तो प्रीवियस डे हाई है, पीडीएच है, या तो फिर हाई ऑफ द डे है, या फिर कोई भी है, एक्स वाई जेड। लेकिन अब हम क्या करते हैं, हमने इस रेजिस्टेंस को मार कर लिया। दूसरी दफा जब मार्केट यहाँ से आएगी नीचे, जब दोबारा इस लेवल पे अटैक करेगी, तो आपने इस पे ट्रेड कैसे करनी है कि जब इसको मार्केट ब्रेकआउट देना, तो आपने ना बाय करना है ना सेल करना है, ठीक है, कुछ भी नहीं करना है यहाँ पर, ठीक है। अब मार्केट क्या करती है, कभी कभी यहाँ से बीएसएल लेती है, मतलब फेक ब्रेकआउट दे के फिर मार्केट नीचे आ जाती है, ठीक है। अब आपने क्या करना है कि अगर ये प्रीवियस मंथ हाई है, मतलब ये वाला जो हाई है ये पीएमएच है, प्रीवियस मंथ हाई है, तो अगली मंथली कैंडल अगर इसके ऊपर ऐसे बंद हो जाती है, तो इसका मतलब ये है कि रियल ब्रेकआउट है, अभी बीएसएल मार्केट ने नहीं लिया, अब ऊपर जाना है। लेकिन अगर मंथ के एंड पे यहाँ पर कैंडल विक छोड़ देती है, अंदर दोबारा क्लोज हो जाती है, तो इसका मतलब ये है कि मार्केट ने बीएसएल ले लिया, अब मार्केट नीचे आएगी। इसी तरह मान लेते हैं कि ये जो पिछला हाई है ये हमारे पास पीडब्ल्यूएच है, प्रीवियस वीक हाई है। तो जब दोबारा मार्केट गिरेगी, अब दोबारा जब इस लेवल पे ऐसे अटैक करती है, ऊपर मार्केट जाती है, अगर यहाँ पर वीकली कैंडल ऐसे ऊपर बंद हो गई ये ऐसे, तो इसका मतलब ये है कि ये बीएसएल नहीं लिया मार्केट ने, ठीक है, स्मार्ट मनी बीएसएल नहीं लिया, अब मार्केट ऊपर जाएगी। लेकिन अगर वीकली कैंडल ने यहाँ पर विक छोड़ा और अंदर ऐसे क्लोज हो गई रेजिस्टेंस के अंदर, तो इसका मतलब ये है कि स्मार्ट मनी बीएसएल लिया, अब मार्केट का मूड है नीचे जाने का। तो इसी तरह प्रीवियस पहला जो हाई है, अगर वो पीडीएच है, प्रीवियस डे हाई है, तो मार्केट अगर नीचे आ रही है, अब अगर कोई भी डेली कैंडल इस लेवल के ऊपर यहाँ पर क्लोज हो गई, तो इसका मतलब ये कि बीएसएल मार्केट ने नहीं लिया। लेकिन अगर वो डेली कैंडल यहाँ पर विक छोड़ देती है, फिर नीचे आती है, ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि मार्केट ने बीएसएल ली है, अब मार्केट का नीचे आने का मूड है, ठीक है। इक्वल हाई पे क्या होता है कि जब मार्केट एक रेजिस्टेंस पे जाती है, फिर आती है, फिर दूसरे रेजिस्टेंस पे, ठीक है, ये डबल टॉप बनना, मार्केट भी नीचे आ गई। अब तीसरी दफा हम क्या करते हैं, इसी रिटेलर्स यहाँ पर इसी रेजिस्टेंस के लिए बैठे होते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि यहाँ से एक दफा मार्केट सेल हुई है, हमें पैसा दिया मार्केट ने, दूसरी दफा भी सेल हुई है मार्केट, यहाँ पर पैसा दिया, अब तीसरी दफा भी यहाँ से देगी। जब वो यहाँ से सेल करते हैं तो स्टॉप लॉस इधर ऊपर लगा देते हैं। मार्केट यहाँ से जाती है ऊपर, इनके स्टॉप लॉस को हिट करती है, बायर्स को ये लगता है कि ये रेजिस्टेंस ब्रेक हो गया, बायर्स होते हैं ना बाय करने लगते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि यार यहाँ से मार्केट रिजेक्ट हुई है, फिर यहाँ से भी रिजेक्ट हुई है, अब यहाँ से तो ऊपर गई है, सिनेरियो चेंज हो रहा है। जैसे ही वो बाय करते हैं, स्टॉप लॉस इधर नीचे लगाते हैं, मार्केट फिर नीचे आती है, इनके भी स्टॉप लॉस हिट करती है। इसका मतलब ये है कि स्मार्ट मनी ने बीएसएल लिया है, असल में मार्केट ने फेक ब्रेकआउट दिया है, तो मार्केट नीचे आएगी। मैंने क्यों आप लोगों को कहा था कि ब्रेकआउट के बाद रिट्रेसमेंट का वेट करें, कि यानी मार्केट ये ब्रेकआउट हुआ, रिट्रेस हुई मार्केट, फिर अगर यहाँ से ऐसे वापस जाती है, तो इट्स मीन कि अब उड़ने के लिए तैयार है। लेकिन ये तो फिर अंदर दाखिल हो गई। बात वही है जो मैंने पहले अपने कोर्स में बताया था, स्मार्ट मनी के बगैर जो हमने कोर्स पढ़ा है, ठीक है, उसमें भी तो यही बात मैंने बताई थी। लेकिन स्मार्ट मनी वाले इसको बीएसएल का नाम देते हैं कि यहाँ से बीएसएल टेकन, ठीक है, हम कहते हैं कि ये फेक ब्रेकआउट हुआ, ठीक है।
यहाँ पर ये मैंने एक मिसाल भी दी है कैंडल्स पे, इनको मैंने अभी कलर नहीं दिया, ठीक है, कल इंशाल्लाह इनको कलर वगैरह भी दे दूंगा, कल परसों तक मैं ग्रुप में शेयर कर दूंगा साथ साथ, ठीक है। तो मिसाल के तौर पर ये एक प्रीवियस मंथ हाई है, मिसाल के तौर पर ये एक मंथली टाइम फ्रेम है, ये जो मैंने कैंडल्स बनाई है मिसाल के तौर पर ये एक मंथली टाइम फ्रेम है। मंथली टाइम फ्रेम पे मार्केट ऐसे आई है नीचे और यहाँ पर इसने एक हाई लगाया इस जगह पे। जब मैंने चार्ट को देखा तो इस हाई को मैं कह सकता हूँ कि ये पीएमएच है, प्रीवियस मंथ हाई है। प्रीवियस मंथ हाई के बाद जब मैंने इसे मार्क किया, ठीक है, इसको, तो ये ऐसे एक रेजिस्टेंस लेवल मेरे पास ऐसे बन गया, ठीक है। ये देखे ना, मतलब कि ये एक रेजिस्टेंस लेवल बन गया। अब ये मैंने इसको ऐसे ड्रॉ कर दिया। अगेन मार्केट जब यहाँ से ऐसे ऊपर जाती है तो यहाँ से इस हाई से दोबारा जब रिटेलर सेल करने लगते हैं तो ये कैंडल ने ऊपर विक लगाई है, ठीक है, और यहाँ से बीएसएल ली है और देखे कैंडल फिर नीचे आने आने लगी, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि जस्ट इसने बीएसएल लिया यानी फेक ब्रेकआउट दिया, मतलब कैंडल अगर इधर ऊपर क्लोज हो जाती ना ऐसे, तो मतलब ये है कि फिर मार्केट ने ऊपर जाना था, लेकिन यहाँ पर तो जस्ट इसने विक लगाई है। बेशक पहले कैंडल जब ये यहाँ तक आई थी तो इसका मतलब ये है कि ये यहाँ पर एक बुलिश कैंडल थी, ठीक है, कि ये एक बुलिश कैंडल थी। तभी तो बायर्स को भी ये लगा कि अब मार्केट बाय में है, तो जब उन्होंने बाय किया कैंडल नीचे आई तो स्टॉप लॉस हिट हो गए, और सेलर ने जब इस जगह से सेल किया था तो यहाँ पर इनके स्टॉप लॉस हिट हो गए, ठीक है। चार्ट पे चलते हैं, कोई देखते हैं। मिसाल के तौर पर मैं एक मंथली टाइम फ्रेम पे मैं आता हूँ। अच्छा ये देखें, यहाँ पर एक लाइव मिसाल मौजूद है। मिसाल के तौर पर ये एक मंथली टाइम फ्रेम है, ठीक है, यानी कि ये कैंडल जब बनी थी तो एक महीने में बनी थी, ठीक है ना। जब मार्केट यहाँ पर थी, ठीक है, जब मार्केट यहाँ पर थी तो मैंने मिसाल के तौर पर सोचा कि जब ये कैंडल ऐसे बन गई थी ना, तो मैंने यहाँ पर आया था और मैंने यहाँ पर इस ट्रेंड लाइन को उठाने के बाद यहाँ पर मैंने एक लेवल मार्क कर लिया, ठीक है, एक मिनट। यानी कि अगर इसको मैं देखूं तो ये पीएमएच है, ये क्या है, ये पीएमएच है, प्रीवियस मंथ हाई है, यानी ये एक रेजिस्टेंस लेवल है। रिटेलर्स के मुताबिक एक रेजिस्टेंस लेवल है कि अगर इस पे मार्केट आ गई, क्योंकि कैंडल ने इतनी बड़ी विक लगाई है, तो अगर 12 मार्केट इस जगह पे आती है तो फिर सेल होगी। लेकिन जब दूसरी कैंडल शुरू होती है तो इस कैंडल ने क्या किया, इसको क्रॉस किया, तो ये इसने क्या लिया, बीएसएल लिया, बाय साइड लिक्विडिटी ली है और फिर मार्केट नीचे गई है, ठीक हो गया। तो ये पी, अगर आप मंथली टाइम फ्रेम को देख रहे हैं तो ये क्या है, पीएमएच है। इसी तरह हम वीकली टाइम फ्रेम पे आते हैं, ठीक है, वीकली टाइम फ्रेम पे भी कोई एग्जांपल देखते हैं, कोई लाइव मार्केट में भी देखते हैं यहाँ पर लाइव मार्केट में कोई बना है या नहीं। हाँ, अब ये एक लाइव मार्केट है, ठीक है, लाइव मार्केट में ये एक कैंडल क्लोज हो गई है, वीकली कैंडल। तो वीकली कैंडल जब क्लोज हो गई है तो मैं यहाँ पर आऊंगा और मैं जो है ना इसके हाई को बिल्कुल मार्क कर लूंगा, 2721 का तकरीबन बन रहा है। ये क्या है, प्रीवियस वीक हाई है। अगर मैं छोटे टाइम फ्रेम पे जाऊं तो ये ऐसे समझे एक रेजिस्टेंस है, लेकिन चूंकि गोल्ड अभी ऑल टाइम हाई पे है, लेकिन 2721 का एक हाई है। अब रिटेलर्स क्या करते हैं, वो इस रेजिस्टेंस का वेट करते हैं, ठीक है, तो देखते हैं कि क्या मार्केट यहाँ से बीएसएल लेती है या नहीं, ठीक है ना। कभी कभी तो हो सकता है मार्केट यहाँ पर ऐसे ऊपर गुजरे, 2750 तक भी जाए, ठीक है, क्योंकि वीकली टाइम फ्रेम है, और फिर यहाँ से बीएसएल लेके फिर मार्केट ऐसे नीचे आ जाए।
या फिर हो सकता है फिर यहाँ से ऊपर भी जाना शुरू करे, लेकिन ऊपर तब जाना शुरू करेगी जो अगली वीकली कैंडल अगर इस हाई के ऊपर क्लोज हो गई। अगर इस हाई के ऊपर अगली वीकली कैंडल यहाँ पर ऐसे क्लोज हो गई तो इसका मतलब ये है कि मार्केट ने बीएसएल नहीं लिया। ठीक हो गया। तो डेली टाइम फ्रेम पे भी अगर आप लोग एनालिसिस करते हैं तो 1 डे टाइम फ्रेम में लगाता हूँ और यहाँ पर भी देखते हैं। ठीक है। वैसे भी गोल्ड मार्केट अभी बिल्कुल ऐसे बुलिश स्ट्रक्चर में है, ठीक है ना, इसमें कोई ऐसे बन नहीं रहा, लेकिन बहरहाल ये हाई है। अब ये जो है ना पीडीएच है, प्रीवियस डे हाई है, यानी पिछले दिन का जुमे वाले दिन का जो हाई लगे है वो 2721 का है। अब डेली टाइम फ्रेम पे अगर मार्केट ने बीएसएल लेना है तो यहाँ तक जाए तकरीबन 2740 तक, फिर नीचे गिरे तो ये वो एरिया होगा जहां से मार्केट बीएसएल ले। बीएसएल की समझ आ गई आप लोगों को? तो असल में ये लिक्विडिटी है यार, आप लोगों ने कंफ्यूज नहीं होना कि मतलब जब रेजिस्टेंस लेवल से मार्केट लिक्विडिटी लेती है, ठीक है, तो कहाँ जाती है। सही है। तो अब ये देखें ये जो है ना ये बीएसएल है, तो आप जो है ना इसको ऐसे मार्क कर सकते हैं कि ये क्या है। एसएमसी वाले ऐसे एनालिसिस बनाते हैं, यो ट्राई करते हैं कि इसके अंदर लिखने की, लेकिन वीपीआर के बगैर नहीं होगा। बहरहाल ये क्या है, ये ऊपर ये बीएसएल है। ठीक है। तो फिर मार्केट जो है ना यहाँ से भी बीएसएल लेकर, क्योंकि रेजिस्टेंस कौन सा था रिटेलर्स के लिए, जो रेजिस्टेंस बन रहा था वो ये लेवल था, ये लेवल था वो रेजिस्टेंस जहां से रिटेलर सेल करना चाहते थे। ठीक है ना। सही है। यहाँ से भी रिटेलर ने सेल करके उनको प्रॉफिट हुआ है, लेकिन जब दोबारा इन्होंने सेल करना शुरू कर दिया तो ये यहाँ पर इनके स्टॉप लॉस लगे। ठीक है। तो फिर मार्केट जो है ना नीचे आई है। तो ये ऊपर सारा जो है ना ये बीएसएल लग गया है। ठीक है। मार्केट कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं। हाँ अभी वो सॉरी फेबोनाची रह गया। फेबोनाची, फेबोनाची आप लोगों ने क्या करना है। ठीक है। फेबोनाची मैंने नहीं समझाया, एक मिनट। ये इंडिकेटर भी एक मिनट हटाता हूँ मैं। अच्छा मिसाल के तौर पर ठीक हो गया। फेबोनाची क्या है कि आप लोगों ने क्या करना है, इसी पेंसिल वाले इस टूल पे क्लिक करना है। जब आप क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आपके पास एक टूल होता है फिब रिट्रेसमेंट। क्या होता है फिब रिट्रेसमेंट, आपने इस पे ऐसे क्लिक कर लेना है। अब देखें जब मार्केट यहाँ पर थी और यहाँ पर ऐसे गिरी, फिर ऐसे उठी तो एक डाउन ट्रेंड में थी। तो डाउन ट्रेंड में आपने फेबोनाची को ऊपर से नीचे तक पकड़ना है। ठीक है ना। मिसाल के तौर पर इस हाई पे मैं ऐसे रख लेता हूं। ठीक है ना। ये जब मैं ऐसे क्लिक कर लेता हूं तो इसको ना मैं ऐसे खींचता हूं इस लो तक, ऐसे करके। ठीक है ना। तो जब मार्केट एक डाउन ट्रेंड पे थी, ठीक है, डाउन ट्रेंड में थी, मतलब अब फिबोनाची में एक लेवल है 0.5 का, ये देखें 0.5, एक होता है 0.618 वो जो उधर मैंने मेंशन किया था, एक होता है 0.382 और एक ये ऊपर का होता है 0.786 और एक ये होता है। ठीक है ना। तो अक्सर इसमें यह माना जाता है कि ये जो 0.50 का लेवल होता है इस पे रिट्रेसमेंट बहुत अच्छी होती है। मतलब इसने आपको ये लेवल दे दिए हैं कि एक लेवल गोल्ड में जो है ना ये 2644 का लेवल है। एक मिनट, ये 2644 का लेवल है जो कि 0.5 का लेवल है फिबोनाची का। यानी अगर इस लेवल पे मार्केट आती है तो अच्छी खासी बाइंग दे सकती है। यहाँ से भी बाइंग दी है। ठीक है ना। यहाँ से भी बाइंग दी है, यहाँ से भी बाइंग दी है। ठीक है। फिर जैसे ही ये 0.50 अगर नीचे सेल मतलब
ब्रेक हो गया ना, तो नेक्स्ट जो है ना ये सीधा इस लेवल पे लगेगी। तो देखें डायरेक्ट इस लेवल पे लगी है, जैसे ही ये लेवल ब्रेक होगा तो इस लेवल पे लगेगी मार्केट। ठीक है ना। तो ये फिबोनाची आपको ये बताता है। अब मिसाल के तौर पर मार्केट एक अप ट्रेंड में थी, ठीक है ना। अब ये मार्केट इतनी ऊपर गई है तो हम क्या करेंगे, नीचे से ऊपर तक ड्रा करेंगे। किधर गए, ठीक है। अभी तो चूंकि गोल्ड एक ऑल टाइम हाई पे है, तो मतलब मिसाल के तौर पर मार्केट अभी, अब अगर मार्केट ने यहाँ से गिरना है ना, तो सबसे पहले मार्केट इस लेवल पे गिरेगी। मतलब इस लेवल से आपको एक अच्छी बाय की ट्रेड मिल सकती है, जो कि 2694 का लेवल बन रहा है और फिबोनाची में 0.236 का लेवल बन रहा है। यानी कि फिबोनाची रिट्रेसमेंट इसे इसलिए कहते हैं कि रिट्रेसमेंट अगर पॉसिबल है तो पहली दफा यहाँ तक पॉसिबल है, इस लेवल पे। यहाँ से आप बाय की ट्रेड लेकर दोबारा, क्योंकि गोल्ड एक बुलिश स्ट्रक्चर में है, तो इसलिए मैंने नीचे से ऊपर जो है ना फिबोनाची को ड्रा किया। लेकिन ऊपर एक रेजिस्टेंस है नहीं फिलहाल गोल्ड में कि मैं इसको ना उस जगह पे रखूं। बहरहाल जो हाई है वो ये है, ठीक है ना। सही हो गया। अगेन अगर मार्केट ने इसी लेवल को ब्रेक किया तो सीधा जो है ना फिर 2677 पे गिरेगी अकॉर्डिंग टू एच फोर टाइम फ्रेम पे, ठीक है ना। तो इस लेवल पे गिर सकती है। इसी तरह अगर 2670 ब्रेक होता है तो 2663 पे जो है ना मार्केट गिरेगी, जो कि 0.50 का बहुत अच्छा लेवल बन रहा है। अगर इस लेवल पे मार्केट मिलती है यूं, तो ये एक बहुत ही तगड़ी बाइंग हो सकती है फिर मार्केट ऊपर। लेकिन अगर मंडे वाले दिन मार्केट ज्यादा से ज्यादा रिट्रेसमेंट देगी तो वो ये लेवल बन रहा है, ठीक है। ठीक हो गया। तो ये फिबोनाची टूल है, लेकिन अभी जो है ना गोल्ड में तो बिल्कुल ऑल टाइम हाई पे है। लेकिन जो गोल्ड मार्केट, ठीक है, गोल्ड मार्केट ने जो आखिरी एक लो लगाया है ना वो ये है, ठीक है ना। वो कौन सा है, वो ये लेवल है। सही है। तो मैंने यहां से ही खींचा है फिबोनाची को, ऐसे नहीं कि आप लोग जो है ना बस वो वहां से जो है ना खींचे वो नीचे से, ठीक है ना। मतलब आखिरी जो इसकी रिट्रेसमेंट हुई है एक बड़ी रिट्रेसमेंट, वो ये लेवल था। मैंने यहाँ से ही इसको पकड़ा और इसने मुझे ये बताया कि अगर सेल साइड पे मार्केट ज्यादा से ज्यादा आ सकती है तो 2694 पे आ सकती है, यहाँ से आपको एक अच्छी बाय की ट्रेड मिल सकती है। तो फिबोनाची रिट्रेसमेंट को इसलिए मैंने यहाँ पर जो आप लोगों को बताया है। सर एक मिनट, ये क्लियर नहीं हो पा रहा कि सेशन में सेशन के हाई लॉस को लेना पड़ेगा, मतलब एक दिन के टाइम फ्रेम में या फिर 2 दिन के टाइम फ्रेम में, किस तरह से, या सेशन वाइज? नहीं, अगर आपने H1 पे ट्रेड करनी है तो आप H1 पे लगाएं। अगर आप H4 पे ट्रेड करनी है तो H4 पे। अगर आपने मार्केट को एनालाइज कर रहे हैं ना डेली टाइम फ्रेम पे, तो डेली टाइम फ्रेम पे भी आप लगा सकते हैं। लेकिन डेली टाइम फ्रेम पे फिर इसके अलग लेवल होंगे, क्योंकि अगर आप डेली टाइम फ्रेम पे ट्रेड कर रहे हैं तो आप लॉन्ग टर्म ट्रेडर हैं, इसका मतलब है। तो फिबोनाची के लेवल भी बड़े बड़े होते हैं, ठीक है ना। तो अगर आप H1 पे ट्रेड कर रहे हैं तो इट्स मीन कि आप डे ट्रेडर हैं, ठीक है। तो फिबोनाची के लेवल भी छोटे छोटे करीब करीब होते हैं, मतलब आपको वो जल्दी जल्दी ट्रेड मिल जाती है, ठीक है ना। कितनी इसकी रिट्रेसमेंट बनती है, ठीक है, उसी के अकॉर्डिंग आपको, रिट्रेसमेंट के अकॉर्डिंग ही आपको जो है ना ट्रेड मिलती रहती है, ठीक है ना। तो अगर आप डेली टाइम फ्रेम पे इसको लगाते हैं तो डेली टाइम फ्रेम पे इसकी रिट्रेसमेंट भी बड़ी होनी चाहिए। तो आपको एक बड़े डंप का या एक बड़े जो है ना एक हाई इसका ना मूव का जो है ना वेट करना होता है, ठीक है। तो इस वक्त जो असल में गोल्ड में ये है ना कि गोल्ड में ऑल टाइम हाई जो है ना अभी लग चुका है, लेकिन कोई खास रेजिस्टेंस नहीं है ना ऊपर। बिल्कुल देखिए मार्केट सीधा टहरी है, कहीं पे कोई रेजिस्टेंस ही नहीं है कि मैं फिबोनाची को उसके ऊपर ऐसे रखूं। लेकिन जो इस वक्त का रेजिस्टेंस है वो तो आप लोगों के सामने है, उस पे ही मैंने रख दिया इस टूल को, ठीक है। ठीक है सर, लेकिन आपके नजर से परफेक्ट टाइमिंग क्या रहेगी? डेली की रहेगी, वीकली रहेगी, मंथली? H1 पे लगाया करें, ठीक है। H4 पे भी सही होता है, सही है। ठीक है। तो वो आप अगर आप डे ट्रेडर हैं, ठीक है, तो H1 पे लगाया करें फिबोनाची को, ठीक है। H1 पे सही होता है, H4 भी सही है। लेकिन अगर आप जो है ना लॉन्ग टर्म ट्रेडर हैं फिर डेली वीकली को देखा करें, क्योंकि उधर एक एक कैंडल एक एक दिन एक एक हफ्ते में बनती है, तो फिर आपको महीने महीने वेट करना होगा उसी की तरह, ठीक है। तो ये हिसाब किताब।
फिलहाल अगर यहाँ से अगर सेलिंग आ सकती है ना, तो ज्यादा से ज्यादा अगर सेलिंग गोल्ड देगा भी, लेकिन अभी तो इसका कोई रेजिस्टेंस कंफर्म नहीं हुआ, बिल्कुल मार्केट सीधा ही कह रही है, कोई रेजिस्टेंस ऊपर नहीं है कि मैं ये फैसला करूं कि यहाँ से सेलिंग आएगी स्ट्रांग, यहाँ से। बहरहाल लेकिन अगर यहाँ से आती है तो फिबोनाची ने इस वक्त जो लेवल बताया वो यही बताया है, ठीक है ना, गोल्ड में ये लेवल, ठीक है, 2694 का लेवल बताया है, ठीक है। जी और कोई किसी को क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं। नो सर क्लियर है। क्लियर है, चलो जी, चलो फिर क्लास को वाइंड अप करते हैं, अगर कोई क्वेश्चन नहीं है तो। जी चलो ठीक है सर, थैंक यू। ओके जी, ओके।